हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा पार्ट जिसे समझना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के लिए भी ज़रूरी है। नाम है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। वैसे तो ये पार्ट 2 है इस टॉपिक का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें हमने बात की थी कि प्रीएम्बल होता क्या है, उसके मेन एलिमेंट्स क्या है और क्यों ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल माना जाता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पार्ट 2 में प्रीएम्बल के अंदर लिखे हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड है सॉवरेन। देखो दोस्तों, ये वर्ड लैटिन सॉवरेनियस से आया है, जिसका मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी, यानी ऐसी पावर जिसके ऊपर कोई और पावर ना हो। अगर एक स्टेट के पास अपनी टेरिटरी में फुल कंट्रोल हो बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, तो उसे हम सॉवरेन स्टेट कहते हैं। अब अगर हम सॉवरेनिटी की बात करें तो सॉवरेनिटी दो तरह की होती है, इंटरनल सॉवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब है इंडिया किसी दूसरे कंट्री के प्रेशर में डिसीजन नहीं लेता। कोई फॉरेन नेशन इंडिया को फोर्स नहीं कर सकता कि तू ये ला बना या ये पॉलिसी फॉलो कर। इंडिया अपनी मर्जी का मालिक है। इंटरनल सॉवरेनिटी की बात करें तो इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब है कि इंडिया के पास अपने एरिया के अंदर सब कुछ कंट्रोल करने का हक है। लोग, इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेज, सब पे कंट्रोल है भारत का। इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी ऑफिशियली डिक्लेयर की 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तब से हम एक फ्री इंडिपेंडेंट नेशन है, न किसी की कॉलोनी है, ना डोमिनियन और ना डिपेंडेंट एंटिटी। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या इंडिया किसी दूसरे कंट्री की टेरिटरी को एक्योर कर सकता है? जवाब है हाँ। जैसे कि हिस्ट्री में भी हुआ है, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, ये सब पहले फॉरेन टेरिटरीज थी, पर इंडिया ने इन्हें अपने अंदर लिया। और इंडिया अगर चाहे तो अपनी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को भी दे सकता है। जैसे 2015 में इंडिया ने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, जिसमें कुछ टेरिटरीज एक्सचेंज हुई थी, और इसके लिए हमने किसी की परमिशन नहीं ली थी, बिकॉज वी आर सॉवरेन। अब आता है और एक बड़ा लॉजिकल डाउट। इंडिया तो कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, जैसे यूएनओ, WTO, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एटसेट्रा। तो क्या इनका मेंबर बनने से इंडिया की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है? सिंपल जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडिया ये मेंबरशिप अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करता है और जब चाहे इन्हें छोड़ भी सकता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजंस इंडिया पर बाइंडिंग नहीं होते अनलेस इंडिया खुद उन्हें एक्सेप्ट करे। जैसे इंडिया यूएन का मेंबर 1945 से है। 1949 में इंडिया ने ऑफिशियली डिसाइड किया कि हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर रहेंगे, जिसका हेड ब्रिटिश क्राउन है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हम फिर किसी के अंडर आ जाए। We are in it by choice, not by compulsion. इंडिया जब चाहे इनसे अलग भी हो सकता है और इनकी बातें फॉलो करे या ना करे ये हम डिसाइड करते हैं। दैट इज ट्रू सॉवरेनिटी। अब अगला टर्म है डेमोक्रेटिक। इस वर्ड का रूट भी ग्रीक से आया है। डिमोस यानी लोग, क्रेटिया या क्रेटोस माने शासन, राज, कंट्रोल, यानी जहां लोगों का शासन हो वहां डेमोक्रेसी होती है। बट डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जनरली छोटी पॉपुलेशन वाले कंट्रीज में होती है, जैसे स्विट्जरलैंड। वहाँ लोग डायरेक्ट वोटिंग करके पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेते हैं बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जैसे MPs, MLAs, जो पार्लियामेंट या असेंबली में जाके डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। सो इंडिया एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम लोग वोट देते हैं और जो नेता चुनते हैं वो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। अब एक और ट्विस्ट, हर डेमोक्रेसी में एक हेड होता है, लेकिन उस हेड ऑफ स्टेट को कैसे चुना जाता है उससे डिसाइड होता है कि कंट्री मोनार्की में है या रिपब्लिक है। मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी होता है, जैसे ब्रिटेन में किंग चार्ल्स है, उनके बाद उनका बेटा ही आएगा, लोगों की मर्जी का सवाल ही नहीं होता। रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट लोग चुनते हैं, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट। तो जब प्रीएम्बल में लिखा गया है रिपब्लिक, इसका मतलब है इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल। हमारे प्रेसिडेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इलेक्ट होते हैं
न कि किसी रॉयल फैमिली से आते हैं। तो दोस्तों ये था प्रीएम्बल पार्ट 2। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सोशलिस्ट और सेक्युलर टर्म्स की, जो 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी प्रीएम्बल में। ये दो टर्म्स हम ये भी समझेंगे कि इनकी मीनिंग क्या है और क्यों जरूरत पड़ी इन्हें प्रीएम्बल में डालने की। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिश।